हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट ग्रो कंपटीशन ऑन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। जिस सेशन में फ्रेंड्स जानेंगे हम लोग स्पेशली भारत के संविधान के बारे में। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग सेशन स्पेशली अभी जो चल रहा है वो आपका पॉलिटी पे आधारित है, जिसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की समरी को। इसके अतिरिक्त सभी पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट। अभी तक फ्रेंड्स हम लोग अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 35 तक के सभी पॉइंट को देखा है, अर्थात आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक की पॉइंट हम लोगों ने देख ली है। अब जानना है उनकी वन लिनियर रिवीजन, ताकि आपको माइंड हो जाए, काफी कम समय में सभी को रिवाइज कर सके, सभी पॉइंट को आप याद रख सके, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं पास और मैं नहीं चाहता कि आप बड़े बजट बड़े पेशकश के रूप में आप याद रखें या फिर प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं हर सेशन के लिए वन लिनियर आपको लेके आता हूँ, और आज का सेशन स्पेशली आपके वन लिनियर पे आधारित है, जो कि आपको कंप्लीट 1 से लेकर 35 तक की सभी डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए आज का सेशन देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए इस मॉर्निंग सेशन जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है, इस सेशन में देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वन लिनियर पार्ट्स। इसके बाद जस्ट बाद अर्थात कि अगले क्लास में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नीति निर्देशक तत्व, इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहें, क्योंकि हम आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी उन सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए है बेहतरीन, जो भी उपयोगी होंगे। सभी पॉइंट की चर्चा हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन ऑन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ राम सर आप लोग के लिए लेके एक इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि है आर्टिकल्स इन वन लिनियर। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हम लोग अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 35 तक की सभी टॉपिक को सिर्फ वन लिनियर वे में, ताकि आपका ये सेशन जो भी आपने डिटेल में पढ़ा 1 से लेकर 35 तक, वो आपके एग्जाम में किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए वन लिनियर सेशन है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसलिए इस सेशन में आप कंटिन्यू बने रहेंगे, ताकि आपके लिए कोई भी पॉइंट मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट जो वन लिनियर है फ्रेंड्स, जरा केयर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है कि एस आर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में भारत के मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संविधान को अभिन्न अंग माना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा एस आर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में केस चल रही थी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट में केस चली थी। 1994 की घटना है। उस कंडीशन के बाद से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है। पहले प्रस्तावना को अभिन्न अंग के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता था। प्रस्तावना थी हमारे संविधान में, क्योंकि ये तो हमारी संविधान सभा का ही पार्ट था जिस समय, अर्थात फ्रेंड्स ये संविधान सभा जिस समय हम लोग का गठन हुआ था 1946 में, तब भी इस चीज़ को अपनाया गया था, और इसी के बातों को अर्थात कि इसी प्रस्तावना को उद्देशिका के फॉर्म में पेश किया गया था। इसलिए फ्रेंड्स, पहले तो इस बात को नहीं माना जाता था कि अभिन्न अंग के रूप में, लेकिन 1994 में हुए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने यह क्लियर कर दिया कि भारत की जो प्रस्तावना है वह संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। सेकेंड हमारा कहता है फ्रेंड्स कि केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये अक्सर इस तरह से क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स कि किस केस के तहत किसको माना गया है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अभिन्न अंग कह रहा है और ये कह रहा है मौलिक संरचना। मौलिक संरचना उसे बोलते हैं जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो भी अनुच्छेद या जो भी बात कही गई है, यह हमारा मौलिक संरचना के अंतर्गत आता है।
तो केशवानंद बनाम जो आपका केरला सरकार की जो केस हुई थी 1973 में, उस बात में ही सर्वोच्च न्यायालय अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि प्रस्तावना को भारत के संविधान की मौलिक संरचना में स्वीकार किया गया। अर्थात क्या, भारत की मौलिक संरचना में प्रस्तावना शामिल है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो उसके बाद कहते हैं भारत की आत्मा, अर्थात कि जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 को कही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हमने देखा था 32 से लेकर 35 तक के सभी अनुच्छेद को, ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। इसलिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसमें कोई भी अगर मौलिक अधिकार में समस्या होती है तो उसे संविधान संशोधन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। संसद अगर चाहे तो उसे पेश कर सकती है राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति उस पर विचार करके जो फैसला देगा उसमें कभी फिर से बदलाव नहीं होगा। इस तरह की जितनी भी बातें कही गई है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक की, इन सभी बातों को संविधान की आत्मा कौन कहते हैं? स्पेशली हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात कि भीमराव अंबेडकर जी इस बात को कहते हैं। हालांकि संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को मानी गई है। क्लियर होगा फ्रेंड्स। यह जब BR अम्बेडकर की बात आएगी तो अनुच्छेद संख्या 32 से 35 याद रखिएगा। अगर स्पेशली अगर आत्मा की बात होगी तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह बी आपका क्या है? आपका प्रस्तावना यह जो वह आत्मा है किसकी? आपकी संविधान की। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगली पॉइंट। और अगली पॉइंट कहती है हमारी भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में की गई है। अर्थात कि जो बात प्रस्तावना में कही गई है उसी बात की व्याख्या हमारे मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इस तीनों पार्ट में की गई है। और यह तीनों पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें संशोधन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमारे देश के नागरिकों को विशेषाधिकार होता है, जिसलिए इन पे संशोधन की बात सामान्य रूप से नहीं कही जाती है। और प्रस्तावना जो कि हमारे देश की आत्मा है, इस हमारे देश के संविधान की आत्मा है, यह भी बात की व्याख्या जो है हमारी किसकी करती है? मौलिक अधिकार, राज्य निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, यह तीनों पार्ट की, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट तो देख लिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का चर्चा हम लोग किया था 12 से लेकर 14 तक, ठीक है। 12 में हमने देखा था मौलिक अधिकार की परिभाषा, 13 में उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी, ठीक है। उसके बाद हमारी नीति निर्देशक तत्व आगे पढ़ना है हम लोग को, 36 अनुच्छेद संख्या 36 से पढ़ेंगे हम लोग, भाग 4 के अंतर्गत इसके बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, यानी कि भाग 4 में जो आपका है वह स्पेशली दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर अनुच्छेद संख्या 51 तक। अर्थात क्या? नीति निर्देशक तत्वों की बात करें फ्रेंड्स तो अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद संख्या आपका जो मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है वो मौलिक कर्तव्य अर्थात कि मूल कर्तव्य यह 51A में वर्णित है, 51 के A में वर्णित है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके बारे में हम लोग सभी को डिटेल में जानेंगे। लेकिन इन सभी की वर्णन आपके किस में कर दिया गया है? प्रस्तावना में, और उनकी व्याख्या ही इस तीनों पार्ट में की गई है। अर्थात कह सकते हैं 51 तक के जो भी पार्ट है वह स्पेशली प्रस्तावना को डिस्क्राइब ही करते हैं। अगर आगे की बात करें तो आगे कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति, आपको बताया था कि प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या जन्म कुंडली है। अर्थात कि हमारी जो संप्रभुता है, देश के अंदर जो गणराज्य की भावना है, अर्थात लोगों में एक एकता की भावना, जो देश को आगे ले जाने की भावना है, यह संप्रभुता की भावना ही हमारे देश के लिए भविष्य फल अर्थात कि जन्म कुंडली का कार्य करेगी। अर्थात कि देश के अच्छाई और बुराई का निर्देशन कौन करने वाला है?
स्पेशली आपका करने वाले हैं भविष्य की जन्म कुंडली के फॉर्म में आपका प्रस्तावना करेगी। यह किसकी राय है? एम मुंशी की राय है। इन सभी के पॉइंट अर्थात कि नाम जरा याद रखिएगा। वहीं पे आपका कौन कहते हैं? बी आर अम्बेडकर जी की बात कही थी कि संविधान के उपचारों के जो सिद्धांत है अनुच्छेद संख्या 32 वो हमारा प्रस्तावना का वो हमारा संविधान की आत्मा है। जबकि एम मुंशी जी कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या फिर कह सकते हैं कि जन्म कुंडली है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अगली पॉइंट कहती है इसमें कि राजनीति शास्त्र अर्नेस्ट बॉर्कर ने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से की है। कितनी बड़ी बात है। राजनीति शास्त्र जो अर्नेस्ट बॉर्कर है, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पीपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, इससे जो शुरुआत किया था इन्होंने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना वाली पार्ट है इसी पार्ट से स्टार्ट किया था। कितना इंपॉर्टेंट इस पार्ट को मानते हैं। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर आगे देखें फ्रेंड्स तो वन लिनियर की पार्ट में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बी आर अम्बेडकर की एक और लाइन आती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भारतीय संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की उपाधि दी जाती है। अर्थात कि भारतीय संविधान के पिता जो है वह बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी को, वैसे संविधान के पिता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। उसके बाद संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अनियमित एवं आत्म अर्पित करने की तारीख जो 26 नवंबर 1949 अर्थात कि इस 26 नवंबर 1949 को है। अर्थात कि जिस समय हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, इसकी बात कर रहा है कि इस समय हमारा क्या हुआ, एक मार्गशीर्ष बना, अर्थात कि मार्गदर्शन के रूप में संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की। टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। और उन संविधान में आपका 5 जो किया गया है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद आपका विश्वास की, धर्म की, उपासना की, इन सभी स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी जो है अवसर की समानता, अर्थात जो बड़े हैं छोटे हैं सभी को एक समान अवसर दिया जाए, इसकी समानता है। और दूसरी प्रतिष्ठा, अर्थात कि सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाए, अर्थात विधि के सामने, कानून के सामने सभी को एक समान सम्मान दिया जाए और सभी को एक समान अवसर दिया जाए, यही हमारी संविधान कहती है। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स नागरिकता चुनाव तदार संसद अति 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए। हमने बताया था आपको, आप मेरा सेशन वो देखे होंगे, तो मैंने बताया था कि कौन कौन सा पार्ट जो है आपका स्पेशली 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। बाकी सभी पार्ट जो हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे जो कि 26 जनवरी 1949 को ही स्वतः रूप में लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता, उसके बाद चुनाव, उसके बाद संसद के जो कार्य हैं। इन 3 पॉइंट को स्पेशली 26 जनवरी को ही 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है। बाकी जितने भी आपके अनुच्छेद थे वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। ये तो सबको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग देश के गणराज्य के रूप में, अर्थात कि भारत के संवैधानिक दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं।
ये सभी कोई जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, लेकिन अगर एग्जाम में इसी को घुमा के पूछ दे संविधान दिवस तो आपका आंसर क्या होगा बाबू? 26 नवंबर। याद रखिएगा 26 नवंबर संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस 26 नवंबर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद की पॉइंट जो कहती है फ्रेंड्स, वह कहती है कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में बताया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल की गई है। अर्थात कि देश के जो संविधान है हमारा, संविधान में तीनों प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, तीनों रूप में आप स्वतंत्र हैं। और फ्रेंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हमने बताया था आपको कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है, इसके लिए आपकी कमेटी बनाई गई थी। तो कह रहा है भारतीय, उसके बाद कह रहा है इसमें जून 1948, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जून 1948 में SK धर की कमेटी, SK धर, ठीक है, मैंने बताया था आपका धर कमेटी इसका नाम था। SK धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे धर कमेटी कहा जाता है। उसमें भाषाई प्रांत का आयोग का गठन किया गया था। अर्थात कि भाषाई प्रांत बनाने के लिए आयोग बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में दर्ज की और इनके आधार पर इन्होंने बताया भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दिया जाए। लेकिन इसे बनाया गया था भाषाई आधार पे, लेकिन इन्होंने क्या जोड़ दिया? इन्होंने यह इस बात का जोड़ दिया कि आपका भाषाई आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक रूपरेखा के आधार पर राज्यों का गठन हो। और इनके बातों से देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि फैली और इस असंतुष्टि की वजह से एक और कमेटी का गठन करना पड़ा और उस कमेटी का नाम फ्रेंड्स जो था वो कमेटी थी JVP कमेटी। कौन सी कमेटी थी फ्रेंड्स? JVP, अर्थात कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, इन तीनों की आपकी कोर कमेटी थी। इस कमेटी ने इन समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। 1948 में इसका गठन हुआ, लेकिन इन्होंने 1949 में अर्थात कि अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने इस बात का जोर दिया कि भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दिया जाए। अर्थात कि भारत में राज्य पुनर्गठन के भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अर्थात क्या कि इन्होंने भी भाषाई आधार पे जोड़ दिया। हमने पढ़ा था कि भाषाई आधार पे इन्होंने जोड़ दिया इस बात पर। उसके बाद एक और कमेटी का गठन हुआ 1953 में, ठीक है, 1953 में, जिसे फजल अली अर्थात कि फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी, इसलिए इसे फजल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो फजल अली की जो कमेटी थी उसका गठन 1953 में हुआ था और उन्होंने भाषाई आधार पर आपके क्या किए, एक नई फॉर्म में राज्यों के गठन की बात कही। अर्थात इसमें टोटल 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे। इनमें से 2 मेंबर जो थे जिनका नाम था KM पानीकर और KN कुंजरू, ठीक है, इन दोनों ने इनकी अध्यक्षता करी, ठीक है। अर्थात कि 2 आदमी मिलकर इनमें अध्यक्ष बने, KM पानीकर और MN कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया और एवं कहा कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। अभी तक 2 गठन हुआ था, एक धर कमेटी और JVP कमेटी, दोनों ने इस बातों को ठुकराया था। लेकिन जो 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, जिनके 2 हेड थे KM पानीकर एवं HN कुंजरू, इन दोनों की अध्यक्षता में यह आपकी बात कही गई कि देश के अंदर जो राज्य होंगे उनका पुनर्गठन जो होगा किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। 3 कमेटी, तीनों कमेटी को जरा सा एक बार याद रखिएगा। पहली कमेटी का गठन 1948 में, रिपोर्ट भी 1948 में, ठीक है, यह कमेटी थी हमारी धर कमेटी, राइट। दूसरी कमेटी बनी 1948 में ही, उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी
और तीसरी कमेटी बनी 1953 में, जो कि आपकी कौन थी, फजल अली कमेटी, राइट, फजल अली कमेटी। टोटल 3 कमेटी बैठी है। धर कमेटी की अध्यक्षता कौन करी थी, एस.के. धर। 1948 में जो जेबीपी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पेटाबी सीतारमैया। और 1953 में जो फजल अली कमेटी बनी थी, इनके 2 हेड थे, ठीक है, एक तो थे आपके पर्रिकर और दूसरे आपके थे कुंजरू और पर्रिकर ने, इन्हीं दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को 1955 में इस बात की वरीयता दी थी कि हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। अर्थात कि जेबीपी और धर ने इस बात को जो त्याग दिया था, फजल अली ने उसका सपोर्ट किया कि भाई अब कमेटी जो बनेगी, अब जितने भी राज्य बनेंगे भाषाई आधार पर बनाए जा सकते। और इन्हीं के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई रूप में, अर्थात कि तेलुगु भाषा के रूप में किया गया था। और इसके बाद 1955 में जब इन्होंने पेश किया तो 1956 में भारतीय संविधान में कुछ बदलाव किया गया, जिनमें इस बात की मेंशन की गई कि भाषाई आधार पर आपके राज्यों का गठन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1953 में फजल अली बनी थी, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और 1956 में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ दिया गया था कि भाषाई आधार पर देश के अंदर क्या बन सकती है, देश के अंदर संविधान जो है, राज्य जो है बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उस समय अर्थात ये संशोधन जो हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1956 में, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को देश के अंदर टोटल कितने राज्य हो गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अर्थात क्या, 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात कि जितने सेंट्रल आपकी टेरिटरी है वह आपके बन गए। क्लियर है फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी, यूटी, शॉर्ट में रहेगा यूटी, याद रहेगा। 14 राज्य और 6 यूटी बने हुए थे। कब, यह घटना है आपकी 1 नवंबर 1956 की, 1 नवंबर 1956 की। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा सभी को, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को इस बात का उन्होंने पेशकश की थी। इन सभी पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने देखा है पीछे पॉइंट। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पीछे की पॉइंट उसे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कहता है हमारा, उसके बाद कहता है फ्रेंड्स पॉइंट कि आपका भाषाई आधार पर 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, ठीक है, जिसके लिए इस आंदोलन में 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात एक कांग्रेस की नेता अर्थात कि पोटी श्री रामुलु का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अर्थात कि 1953 में नए राज्य की गठन के लिए एक कांग्रेस के नेता जो थे वह 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे, जिनके बाद उनकी निधन हो गई और उनके निधन के ठीक पश्चात 1953 में ही आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ। ऐसा फ्रेंड्स याद होगा, याद रहेगा। इन सभी के बारे में चर्चा हमने किया है पीछे भी। यहाँ पर 1 लीनियर है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते चलो, इसलिए मैंने इसे बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद कहता है फ्रेंड्स, उसके बाद कहता है भारतीय संविधान में फेडरेशन अर्थात कि संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया। यह कीवर्ड याद रखिएगा, संघात्मक, संघीय सरकार और संघात्मक वर्ड। संघात्मक वर्ड का यूज हमारे संविधान में नहीं किया गया। क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात कि एक यूनियन जो स्टेट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, अर्थात कि राज्यों के मिलने से एक यूनियन, एक ग्रुप बनी है, इस बारे में चर्चा किया गया। अर्थात कि इसी शब्द का प्रयोग अर्थात कि संघ शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन संघात्मक सरकार की बात हमारे संविधान में नहीं कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कहता है हमारा, उसके बाद ये याद रखने वाली चीज़ है कि संघात्मक शब्द का वर्ड यूज हमारे संविधान में नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है हमारे देश में
विभाजित राज्यों को अविभाजित संघ है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। अर्थात क्या, एक यूनियन है और एक यूनियन ने अपने पावर को स्टेट्स के फॉर्म में बांट दिया है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि विभाजित राज्य अर्थात कि राज्य अलग अलग विभाजित है, लेकिन इन विभाजित राज्यों के बावजूद भी यह पूरा एक देश अविभाज्य के रूप में शामिल है। लेकिन अमेरिका में जाइएगा तो अमेरिका इसका उल्टा है। अमेरिका में क्या है, अविभाजित राज्य, सभी राज्य एक साथ है, लेकिन एक साथ देखते हुए भी सभी राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, अलग है, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया था कि किसी भी देश में दो तरह की संघीय सरकार हो सकती है। एक में क्या होगा कि राज्य स्वतंत्र होंगे और दूसरे में एक यूनियन के अंदर पावर को बांटने के लिए हम राज्य का गठन करेंगे। इसके बारे में चर्चा हमने क्लास में किया है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो पीछे के सेशन। उसके बाद कहता है भारतीय संविधान के पहले भाग में अर्थात कि फर्स्ट पार्ट, जो कि चर्चा 1 से लेकर 4 के अनुच्छेद को करती है। तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात कि इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। अर्थात कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, इस बात की चर्चा की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3 में दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन के लिए संविधान की अनुसूची 1 और 4 में कोई संशोधन में परिवर्तन करता है तो उससे संविधान के अनुच्छेद संख्या 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कि अनुच्छेद 2 में मैंने बताया था आपको कि किसी भी राज्य के अंदर अगर आप चाहते हैं कि पहले से स्थित कोई राज्य हो उनका नाम बदलना या उसकी स्थिति में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अनुच्छेद संख्या 2 कार्य करती है और नए के लिए 3। इन सभी के बारे में भी आप डिटेल देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो इनके बारे में कह रहा है कि जब भी इसमें कोई चेंजेस कीजिएगा तो यह अनुच्छेद संख्या 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, इससे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कि राज्यों के नामकरण चेंज, उनकी सीमा में बदलाव, नए राज्यों का गठन या किसी भी रूप में संविधान संशोधन की बात नहीं है। और संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद संख्या 368 में की गई है। आइए फ्रेंड्स आगे की देखें। तो आगे की कह रहा है नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी। कोई भी अगर संसद की ग्रुप अगर पेश करना चाहती है, अगर किसी भी राज्य के बारे में चेंजेस करना चाहती है तो पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन करना ज़्यादा जरूरी है। अर्थात क्या, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहता है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, ठीक है, इनकी सिफारिश विधानमंडल के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। अर्थात कह रहा है नए राज्यों के निर्माण के संविधान विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पूर्व उस राज्य के विधानमंडल विनिर्देश करना आवश्यक है। अर्थात कि जिस राज्य में आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके जो विधानमंडल है, जो राज्यपाल है, उनकी आज्ञा लेना ज़्यादा जरूरी है। जिस राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा या उसमें कोई परिवर्तित हो करना है तो इसके लिए समय सीमा निश्चित होता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत के मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई राज्य कहता है कि भाई इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि चेंज करना जरूरी है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उसमें चेंजेस जरूर कर सकते हैं। इसके लिए नियम नहीं है कि राज्यपाल या फिर वह राज्य मना भी करे तो उस बात को यह इग्नोर किया जा सके, ऐसी बात नहीं कही गई है। अर्थात समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यह कितनी बड़ी बात है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब जरा सा जान लीजिए कि कौन कौन से अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में किसके बारे में वर्णन है, थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि वन लिनियर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 1 कहता है संघ का नाम या राज्य क्षेत्र में बदलाव। दूसरा कहता है अनुच्छेद हमारा कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, अर्थात कि न्यू स्टेट्स अगर बनानी हो तो अनुच्छेद संख्या 2 का काम करना है। और अनुच्छेद संख्या 3 क्या कहता है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 2 नए राज्य की गठन की बात करता है और अनुच्छेद संख्या 3 पहले से स्थित जो राज्य होंगे उनमें परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद संख्या 4 कहता है कि भाई 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन आप कीजिए, लेकिन यह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आने वाला है।
अर्थात कि संविधान संशोधन इसका नामकरण नहीं करेगा, राइट। इसलिए 1 2 3 4 आशा क्लियर हो गया होगा। पहला नंबर कहता है कि संघ का नाम राज्य और राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। दूसरी, नए राज्य के गठन। तीसरी, पहले से उपस्थित किसी राज्य के नाम में चेंजेस। और चौथा, संविधान संशोधन कभी भी इस बात पे नहीं करेगा, अर्थात कि कोई भी राज्य के नाम में चेंजेस होगा तो उसे संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर आगे की पॉइंट करें फ्रेंड्स, तो भाग 2 का मतलब होता है कि अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक की बात। अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक भाग 2 में अर्थात नागरिकता की बात कही गई है। तो यह क्या कहता है, 5 नंबर कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात कि नागरिकता क्या होती है, किस फॉर्म में हमारे देश के अंदर नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं, इनके बारे में। दूसरा अर्थात कि 6ठा नंबर, पाकिस्तान से आए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं, पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपका अनुच्छेद संख्या 6 और 7 में इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। जबकि स्पेशली 6 की बात करें तो यह क्या करता है कि कुछ अधिकार पर पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का अधिकार रखता है, जबकि 7 कहता है पाकिस्तान का प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में संतुष्टि करता है, सिर्फ उनकी रिपोर्ट करता है, ठीक है। अर्थात कि 6 और 7 दोनों को इसके अंतर्गत आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 8वां नंबर कहता है भारत के बाहर कोई भी अगर व्यक्ति रहते हैं तो उनके नागरिकता प्राप्त करने के लिए बात, अर्थात विदेशियों के लिए, अर्थात भारतीय विदेशी के लिए 8वां नागरिकता। और 9वां नंबर कहता है, अनुच्छेद संख्या 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता न होना, अर्थात कि किसी भी देश में जाकर कोई नागरिकता प्राप्त कर ले तो देश की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। इनके बारे में वर्णन अनुच्छेद संख्या 9 में। 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, अर्थात नागरिकता का अधिकार आप में बना रहेगा, इनके बारे में। और 11 नंबर कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि में विनिमय किया जाना, अर्थात कि संसद जब चाहे तो आपको नागरिकता दे सकता है, जब चाहे नागरिकता आपका हटा सकता है। इसी के आधार पे आपका नागरिकता का जो एक्ट बना हुआ था 1955 बनकर तैयार हुआ था। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा नागरिकता के बारे में। इसके बारे में हमने एक पूरी टॉपिक एक क्लास में करी है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो मूल अधिकार, जो कि आपका भाग 3 में है, जिसमें वर्णन 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग करने वाले हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था 12 में परिभाषा, अर्थात कि मौलिक अधिकार क्या होता है, और 13 नंबर में हम लोग देखा था मौलिक अधिकार असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधि, अर्थात किस फॉर्म में मौलिक अधिकार का आपका अल्पीकरण किया जा सकता है, अर्थात कम किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार में संशोधन को मना किस फॉर्म में किया जाता है, उसके बारे में। अनुच्छेद संख्या 34 कहती है फ्रेंड्स विधि के समक्ष समानता, अर्थात कि संविधान के सामने राष्ट्रपतियों या देश का एक सामान्य नागरिक सभी समान रूप में है। अनुच्छेद संख्या 15 कहती है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी रूप में कोई भी राज्य या कोई भी विधि उनमें विभेद नहीं कर सकती है। उसके बाद 16 नंबर कहता है फ्रेंड्स लोक नियोजन के विषय में समान रूप से अवसर, अर्थात कि राज्यपाल या फिर अन्य किसी संसदीय पद पे अगर करना हो तो सभी को अवसर जो होंगे समान रूप से मिलेंगे। 17 नंबर कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का बंद करना। और लास्ट नंबर 18वां कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात कि समानता के अधिकार की बात करें फ्रेंड्स तो स्पेशली 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया, राइट। उसके बाद देखें फ्रेंड्स तो इसके आगे का है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वर्णन 19, 20, 21 और 22 करता है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता 19 में, अपराधों के लिए दोषियों को बचाने की स्वतंत्रता 20 में, अगर सुसाइड करते तो उसमें वो कानूनी अपराध है, अनुच्छेद संख्या 21 कहती है। और 22 कहता है आपका किसी भी दशा में अगर गिरफ्तार हो तो 24 घंटे से ज़्यादा देर तक कोई भी आपको अपने पास नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा या तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका कहता है अनुच्छेद संख्या 23, अनुच्छेद संख्या 23 कहता है फ्रेंड्स मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम, अर्थात कि 6 से 14 वर्ष के किसी बच्चे को अगर बाल श्रम कराया जाता है
किसी भी आपके फॉर्म में बाल श्रम कराया जाता है तो वह कानूनी अपराध माना जाएगा। और 24 नंबर कहता है किसी भी कल कारखाना में अगर बच्चों के बालकों से काम कराया जाता है तो इसे निषेध माना जाएगा और इस फॉर्म में उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो लास्ट टॉपिक जो आपका है उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहता है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने या प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता आपको होगी। किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि को मानने की स्वतंत्रता, कुल शिक्षा या धार्मिक शिक्षा को मानने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, आपका अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का। और उसके बाद तीसरा आपका 30 नंबर कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों की स्पेशल छूट। 29, 30, 31 अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में स्पेशल रूप से वर्णन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक वर्ण अर्थात कि माइनॉरिटी के बारे में वर्णन जो है आपका स्पेशली कहाँ किया गया है, 29, 30 और 31 में। उसके आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो यह आपका कुछ विधियां या व्यतिया जो कि आपके अलग रूप में आती है। 31 के क संपदाओं के अधिकार, 31 का ख आपके अधिनियम या विनिमय का विवरीकरण। उसके बाद 31 का ग जो है निर्देशक अर्थात कि निर्देशक तत्वों के प्रभाव या विधियों को कम या अधिक करने की बात कहती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आपकी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसके बारे में आपकी कौन किया था, अर्थात कि BR अम्बेडकर जी कहते हैं यह हमारे देश की आत्मा है। इसी बारे में चर्चा करते हैं। इस भाग में क्या, प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने का अधिकार, अर्थात क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी अधिकार दिया गया है तो उसमें परिवर्तित नहीं करने के लिए उपचार इसी में वर्णन किया गया है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने से उपांतरण करने की संसद के पास शक्ति है, अर्थात कोई भी चेंजेस करना चाहे तो संसद चेंजेस कर सकता है। 34 नंबर, जब किसी क्षेत्र में सेना का अगर रिपोर्ट दे दिया जाता है, आदेश दिया जाता है तो उसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल है। और लास्ट नंबर कहता है फ्रेंड्स, इस भाग में किसी भी रूप में विधान के सामने संसद का कोई भी प्रभाव नहीं चलता है, इसके बारे में वर्णन है। फ्रेंड्स ये थे टोटल 1 से लेकर 35 तक की सभी पॉइंट, ठीक है, जो कि 1 लीनियर फॉर्म में हमने देखा था। एक एक लाइन की सभी टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप एक बार अगर डाउट लगाओ तो आप रिवाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने फास्ट टेकअप किया क्योंकि टाइम कम था और थोड़ा सा ज़्यादा टेकअप करना था, क्वेश्चंस आपके अनुसार जो थे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, अगले क्लास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक्स टू ज्वाइन अस इन दिस सेशन। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।